नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिज़िकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत कर रही हूँ। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। और इन में यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकूँ। अब हम आप लोगों के बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे थे, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट हमने स्टडी कर लिया था। 2 क्लास में हमने थर्मोकेमिस्ट्री स्टडी कर लिया था। कल की क्लास में हमने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज में हमने फॉर्मेशन एंथैल्पी पढ़ा था, इस फॉर्मेशन एंथैल्पी को हम डेल एफ एच से डिनोट करते हैं। जब कोई भी 1 ग्राम सब्सटेंस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या कहलाती है, उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी कहलाती है। उसके बाद हमने हीट ऑफ कंडेंसेशन पढ़ा था। हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या है? जब किसी भी 1 मोल सब्सटेंस को जलाने पे जो एंथैल्पी में चेंज आता है या 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने में जो एंथैल्पी में चेंज आता है वो क्या कहलाती है, उसकी हीट ऑफ कंडेंसेशन कहलाती है। इसको निकालने के लिए हम बम कैलोरीमीट्री को काम में लिया था, कैलोरीमीटर को काम में लिया था। और इसके लिए हमने डेल सी एच की वैल्यू फाइंड आउट की थी। डेल सी एच की वैल्यू क्या थी? जो आपने क्यू निकाला था उस क्यू को मैं किससे, पर मोल है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करूं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? W ग्राम यदि हमने लिया है और M मोलिकुलर वेट था तो नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? W अपॉन M मीन्स W इंटू में M। ये क्यू क्या था? C इंटू डेल टी। तो डेल सी एच की वैल्यू क्या थी? C इंटू डेल टी इंटू में M अपॉन W। यही निकाली थी कल हम लोगों ने। उसके बाद थर्ड एंथैल्पी पढ़ी थी हमने, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी। जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाले एसिड की रिएक्शन 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट वाले बेस के साथ कराते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है। और इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है और ये होती है -13.6 किलो जूल, जो हम किलो कैलोरी जो हमने कल निकाली थी। इसको डिटरमाइन करने के लिए, लेबोरेटरी में डिटरमाइन करने के लिए हमने पहले W की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। W वाटर इक्विवेलेंट है और W की वैल्यू निकालने के बाद हम Q की वैल्यू निकालेंगे और Q की वैल्यू निकालने के बाद डेल H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक की स्टडी हमने कल कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ये लास्ट टॉपिक है। लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शंस में एंथैल्पी चेंज होने के लिए जो लॉ दिए गए हैं वो 2 लॉ हैं। पहला
लेप्लासे लॉ और दूसरा हेज लॉ। आपके सिलेबस में हेज लॉ दिया हुआ है, लेप्लासे लॉ मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। बुक में लेप्लासे लॉ भी दिया हुआ है। लेप्लासे लॉ क्या कहता है कि जब कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस में कोई रिएक्शन है वो एनर्जी अब्जॉर्व करती है या एनर्जी एमिट कर रही है, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शंस में यदि एनर्जी अब्जॉर्व करेगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी एमिट करेगी। और यदि मीन्स ये कहें कि यदि A प्लस बी से कोई रिएक्शन हुई C प्लस डी, तो यदि वो इस डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल H की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो बैकवर्ड डायरेक्शंस में डेल H की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। लेप्लासे लॉ के अकॉर्डिंग यदि किसी केमिकल प्रक्रिया में किसी रासायनिक प्रक्रम में कोई फॉरवर्ड डायरेक्शंस में यदि ऊष्मा को अवशोषित करता है तो बैकवर्ड डायरेक्शंस में ऊष्मा को क्या करेगा? रिलीज करेगा। एक में अवशोषित फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जितनी ऊष्मा उसने अवशोषित की है, बैकवर्ड डायरेक्शंस में उतनी ही ऊष्मा वो रिलीज करेगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। अब आता है हेज लॉ। हेज लॉ ये कहता है कि कोई केमिकल रिएक्शन यदि एक से ज़्यादा प्रोसेस से हो रही है तो टोटल एंथैल्पी चेंज सभी प्रोसेस की इक्वल होंगी। क्या कह रहा है हेज लॉ? हेज लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई केमिकल प्रोसेस एक से ज़्यादा टाइप की प्रोसेस में हो रहा है, कि मान लो A से B में चेंज आ रहा है, एक पाथ ये था या एक प्रोसेस ये थी, फर्स्ट हो सकता है कि A से पहले B में गया, B से पहले C में गया, सॉरी A से पहले C में गया, C से पहले D में गया और उसके बाद B में गया। ये सेकंड प्रोसेस है। और थर्ड प्रोसेस ये कहती है कि A से पहले X में गया और X से B में गया। ये प्रोसेस थर्ड है कि यदि कोई केमिकल चेंज या कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा पाथ से होती हुई कंप्लीट हो रही है तो इन हर एक पाथ में टोटल एंथैल्पी चेंज हमेशा इक्वल होगा। इसका डेल H, ये डेल H1, ये डेल H2 और यहाँ से यहाँ तक गए तो डेल H3 चेंज हुआ। यहाँ से यहाँ आए डेल H डैश चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ आए डेल H डबल डैश हुआ। तो हेज लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसेस 1 में एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल होगा? प्रोसेस 2 में एंथैल्पी चेंज के इक्वल और प्रोसेस 3 के एंथैल्पी चेंज के इक्वल होगा। कि चाहे कोई भी प्रोसेस यदि एक से ज़्यादा कोई केमिकल चेंज यदि एक से ज़्यादा प्रोसेस के थ्रू होता है तो हर एक प्रोसेस में जो होने वाली एंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। फर्स्ट प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है? डेल H। सेकंड प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज क्या हो रहा है? A से C में गया डेल H1, C से D में गया डेल H2 और D से B में गया डेल H3। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही तो चेंज हुआ है, डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3। ये प्रोसेस सेकंड था। प्रोसेस थर्ड में क्या चेंजेस आया? डेल H डैश प्लस डेल H2 डबल डैश, ये चेंजेस आए। तो हेज लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसेस फर्स्ट में एंथैल्पी चेंज, प्रोसेस सेकंड में एंथैल्पी चेंज और प्रोसेस थर्ड में एंथैल्पी चेंज क्या होती है? इक्वल होती है। अब देखो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमने एंथैल्पी को क्या बताया था? स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी क्या है? स्टेट फंक्शन। जब स्टेट फंक्शन होगी तो ये क्या होगा? प्रोसेस के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो चाहे हम किसी भी प्रोसेस से चेंज करें, एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। क्योंकि एंथैल्पी चेंज कैसे निकलेगा? फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। यही है हेज लॉ।
अब आता है कि इसकी एप्लीकेशंस कि हेज लॉ के अकॉर्डिंग हम उन रिएक्शंस में की एंथैल्पी निकालने के लिए काम में लेते हैं जिनकी हमें डायरेक्ट एंथैल्पी चेंज पता नहीं होती है, या कहें कि उन रिएक्शंस की एनर्जी निकालने के लिए काम में लिया जाता है जिनका हमें डायरेक्ट एंथैल्पी पता नहीं होती है या डायरेक्ट रिएक्शंस हम फाइंड आउट नहीं कर पाए। एग्जाम्पल है C2H5OH का कंपनसेशन जब हम कराते हैं तो कंपनसेशन एनर्जी की वैल्यू CH ये होती है -1356 किलो कैलोरी। जब हम इथाइल अल्कोहल का कंपनसेशन, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट्स को, इथाइल अल्कोहल का जब कंपनसेशन कराया जाता है तो एनर्जी इतनी रिलीज होती है। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि CO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है और H2O की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है। CO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है और H2O की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है। CO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है 393.4 किलो कैलोरी है और H2O की फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है वो -285.4 किलो कैलोरी है। आपको निकालना है कि C2H5OH की फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या निकालनी है हमें, C2H5OH की फॉर्मेशन एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। तो ये हम कौन से लॉ से काम में लेंगे, हेज लॉ से। ये लॉ क्या कहता है कि कोई भी यदि कोई प्रोसेस है वो यदि कोई केमिकल चेंज हो रहा है वो एक से ज़्यादा पाथ से हो सकता है तो सभी पाथों की जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा कांस्टेंट आएगी या इक्वल आएगी। ठीक है, इसके लिए हम इस एप्लीकेशंस का यूज़ यहाँ करेंगे। ये हमें दिया हुआ है कि जब इथेनॉल का कंबंसेशन हुआ तो एनर्जी ये काम में ली, ये एनर्जी है। जब CO2 की फॉर्मेशन हुआ तो ये एंथैल्पी चेंज हुआ, जब वाटर का फॉर्मेशन हुआ तो ये एंथैल्पी चेंज हुआ, तो C2H5OH का फॉर्मेशन होगा तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या कितनी एंथैल्पी चेंज होगी। सबसे पहले जो जो दिया हुआ है आप उसको इक्वेशन फॉर्म में लगाओगे और यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म में है कि किसी सूटेबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या जो भी है, प्लस माइनस, सब अलजेब्रिक जो इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मैं इसका कंबंसेशन कराते हैं। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंबंसेशन होता है तो CO2 और वाटर मिलता है। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप जो दिया हुआ है मैं वही लिख रही हूँ पहले तो, और फिर निकालना है वो स्टेप लिखूँगी मैं। इन डेल CH C2H5 की यहाँ लिख रही हूँ ताकि आगे हमें यूज आएगी किलो कैलोरी। दूसरा फॉर्मेशन है CO2 का, -393.4 किलो कैलोरी, ये माइनस है। थर्ड है H2O डेल FH, ये है -285.4 किलो कैलोरी। अब हटा दो। अब देखो, फर्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है हमें, इथेनॉल का कंबंसेशन एनर्जी दी हुई है। हम कंबंसेशन करेंगे C2H5OH, किसकी प्रेजेंस में होता है कंबंसेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आपको पता ही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, क्या बनेगा, CO2 + H2O। अब इस इक्वेशंस को हमें बैलेंस करना है, फर्स्ट बात।
कितने C2 2, तो यहाँ क्या लगा दूँ 2CO2। कितने H2 देखो यहाँ पे 5 और 1 6 H हैं और यहाँ पे कितने हैं 2 ही, इसलिए यहाँ क्या कर दूँ मैं 3H2O। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3 और 4 7 ऑक्सीजन है। इधर की साइड कितने हैं 2 और 1 3, मीन्स इसको यदि मैं 6 बना दूँ तो हो गए दोनों तरफ 7 इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या दिया हुआ है C+O2, क्या बना CO2, ये बना। थर्ड H2 + O2 H2O हाफ O2, यही बना हुआ है H2O। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और इन इक्वेशंस का यूज़ करते हुए जो हमें निकालनी है वो इक्वेशन फॉर्म लाएंगे। वो इक्वेशन हमारी क्या है फॉर्मेशन, किससे बनता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा C2H5OH। भाई ये किससे बनेगा कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस O2, इससे बनेगा। यहाँ हाफ O2 ले लिया, कितने हैं ये 6 तो 3, ये कितने हैं 2। ये इक्वेशन लानी है किसका यूज़ करते हुए इन तीनों इक्वेशंस का। अब ध्यान रखो यहाँ पे जो यदि इन तीनों इक्वेशंस में जो हमारी डिज़ायर इक्वेशन है यदि वो रिएक्टेंट साइड में ही है और यहाँ पे भी रिएक्टेंट साइड में है तो वो आपस में प्लस में होंगे, और यदि यहाँ तो वो रिएक्टेंट साइड में है और यहाँ पे वो प्रोडक्ट साइड में है तो वो माइनस होगी। पहली बात, फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये निकालनी है हमें, तो इसकी एंथैल्पी चेंज ही तो फाइंड आउट करना है। इसकी एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है कि जो हमारे रिएक्टेंट है, हम ये देखते हैं कि जो हमारे डिज़ायर इक्वेशन है उसमें जो रिएक्टेंट है यदि वो इन इक्वेशंस जो हमें दी हुई है उन इक्वेशंस में वो रिएक्टेंट ही होंगे तो वो प्लस में होंगे, और यदि वो प्रोडक्ट साइड में चले गए तो वो रिएक्शंस को हम माइनस करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, हम कितने कार्बन चाहिए थे, मीन्स जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैं यदि वो रिएक्टेंट उतने नहीं हैं तो उसको उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड बात कि जितने नंबर में यदि हमारे पास रिएक्टेंट नहीं है उतने नंबर में हमारे पास जो दी हुई रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट नहीं है तो उनको हम उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि ज़्यादा है तो उनको डिवाइड करेंगे। मान लो यहाँ 2 दिया हुआ होता और यहाँ पे 1 दिया हुआ होता तो हम इसको डिवाइड करते, और यदि ये यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो काम हम इनकी इक्वेशंस के साथ कर रहे हैं वही काम हम इनकी एंथैल्पीज़ के साथ करेंगे। ध्यान से सुनना, 3 चीज़ें, 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हमें जो जो दिया हुआ है उनको हम रिएक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर जिसका हमें निकालना है उसको भी हम रिएक्शन फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद जो निकालनी है रिएक्शंस, उस रिएक्शंस का यूज़ करते हुए हम जो दी हुई रिएक्शंस हैं उसमें देखते हैं कि उन रिएक्शंस को हमें ऐड या माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कुछ करके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये तीनों इक्वेशंस अलजेब्रिक इक्वेशंस की तरह बिहेव करेंगे और इनको सोल्व करने के लिए भी हम अलजेब्रिक रूल्स को ही फॉलो करेंगे। तो इन तीनों इक्वेशंस को हम इसी तरीके से, यदि इन तीनों इक्वेशंस में जो हमारी दी हुई इक्वेशन है उसके रिएक्टेंट इन तीनों इक्वेशंस में भी रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और यदि वो प्रोडक्ट की तरफ है तो वो रिएक्शंस, वो वाली इक्वेशंस को हम नेगेटिव करेंगे। उसके बाद जितने रिएक्टेंट, जितने नंबर के रिएक्टेंट यहाँ पे डिज़ायर इक्वेशंस में हैं यदि उतने नंबर में नहीं हैं तो उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे C2H5 कौन से साइड है हमारा, प्रोडक्ट साइड है, और यहाँ कौन सी साइड है, ये रिएक्टेंट साइड।
तो मैं इस इक्वेशंस को तो क्या करूँगी, माइनस करूँगी। क्या करूँगी, माइनस करूँगी, क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्ट साइड है और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या होगी, माइनस होगी। इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ कार्बन कितना है, एक, और वो भी कौन सी साइड है, रिएक्टेंट। यहाँ कार्बन कौन सी साइड है, रिएक्टेंट। मीन्स सेकंड इक्वेशंस को मैं पूरी को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, तब तो मेरी इसके इक्वल हो जाएगी। और इसको क्या करूँगी मैं, प्लस। सेकंड इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और इसको क्या करूँगी मैं, प्लस करूँगी। अब आगे बढ़े थर्ड में, H2। देखो ये रहे H2, कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड ही, और मेरी डिजायर्ड इक्वेशन में भी कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड। इसलिए इसको क्या करूँगी मैं, प्लस करूँगी। और कितने हैं, यहाँ तो केवल एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3। इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से। अब इक्वेशन क्या बनेगी, सेम काम करने पे देखो। अब इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2C प्लस 2O2 क्या बना, 2CO2। इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी ये केमिकल इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशंस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। क्यों, क्योंकि मेरी डिज़ायर इक्वेशंस में कार्बन मुझे कितने चाहिए, 2, यहाँ कितने हैं, 1। तो एंथैल्पी, यही काम मैं एंथैल्पी के साथ करूँगी और यही काम मैं इस रिएक्शन के साथ करूँगी। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और ये क्या करूँगी मैं, ऐड करूँगी, तो प्लस साइन का है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े हम इक्वेशन थर्ड, क्योंकि हमने नेगेटिव वाले को नीचे लिखेंगे। थर्ड वाला क्या कर रही हूँ मैं, इक्वेशन थर्ड को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ऐड करूँगी। तो 3 क्या है, 3H2 प्लस 3/2O2 क्या बना, 3H2O। और क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में C2H5OH कितना है, 1। इसलिए किसी से क्योंकि यहाँ पे भी मिलने वाला कितना है, 1, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन ये मिल कहाँ आ रहा है, प्रोडक्ट साइड में, और ये कहाँ आ रहा है, रिएक्टेंट साइड में। इसलिए इसको मैं क्या करूँगी, माइनस। तो ये क्या आ गया, C2H5OH प्लस 3O2 क्या बना, 2CO2 प्लस 3H2O। देखो आपकी डिज़ायर इक्वेशन आई कि नहीं आई, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। देखो अब C2H5OH लेकिन माइनस का है, इसका मतलब ये कौन सी साइड चला जाएगा, प्रोडक्ट साइड। 2C और 3H2, 2C प्लस 3H2, ये प्लस के हैं इसलिए कौन सी साइड रहेंगे, रिएक्टेंट साइड। ये लाइन क्लियर, भाई ये माइनस था इसलिए मैंने इसको कौन सी साइड भेज दिया, प्रोडक्ट साइड। और ये कहाँ आ गए, ये तो पॉजिटिव है इसलिए रिएक्टेंट साइड। अब देखो 2O2, 3/2O2 और 3O2, लेकिन ये कैसा है, माइनस का 1 बचा, 1 माइनस 3/2O2। O2 में से क्या गया, माइनस का 1/2, तो यहाँ पे O2 कितना बचा, 3/2 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3। देखो आप ये तो कितने बचा, माइनस का 1, 3/2 माइनस 1 मीन्स क्या आ गया, 1/2 O2। ठीक है, अब इधर चलो, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इधर चलो, क्या है ये, 2CO2 प्लस 3H2O, ये तो पॉजिटिव है,
और ये कैसे हैं, नेगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल आउट हो गए। आपकी रिएक्शन यही तो थी, 2C + 3H2 + ½ O2 C2H5OH, ये रही 2C + 3H2 + ½ O2 क्या बना, C2H5OH। अब जो काम आपने इन रिएक्शंस के साथ किया वही काम इनके एंथैल्पीज के साथ करेंगे। तो देखो हमने फर्स्ट एंथैल्पी मैंने क्या किया, फर्स्ट रिएक्शंस नेगेटिव किया, मीन्स एंथैल्पी चेंज, मैं फॉर्मेशन एंथैल्पी निकाल रही हूँ इस रिएक्शंस की। देखो पहली इक्वेशंस की ये है, इसको क्या करूँगी मैं, माइनस डेल CH, यही लिखा, वैल्यू पुट नहीं की अभी, केवल माइनस किया था क्योंकि मैं इस इक्वेशंस को क्या कर रही थी, माइनस। बाकी दो इक्वेशंस क्या थी, प्लस, ये भी प्लस थी लेकिन किससे मल्टीप्लाई की थी, 2 से, 2 × क्या है ये, डेल FH CO2 वाली, और तीसरी क्या है, तीसरी भी प्लस की थी, +3 × डेल FH, वैल्यू पुट कर दो और डेल H की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। डेल H = ये माइनस, और ऑलरेडी एक माइनस है, -1356 किलो कैलोरी, +2 × -393.4 +3 × -285.4 किलो कैलोरी। इसका जो डेल H आएगा वो आपका फॉर्मेशन एंथैल्पी आ जाएगी, किसकी, इथाइल अल्कोहल की। अब दोबारा सुन लो, हेज़ लॉ क्या था कि जो भी प्रोसेस, यदि केमिकल प्रोसेस एक से ज़्यादा पाथ से हो रही है तो उनमें टोटल एंथैल्पी चेंज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम उस रिएक्शन को किसी भी पाथ के थ्रू करवाएं। इसका जो एप्लीकेशन है, इस हेज़ लॉ का एप्लीकेशन हम किसी भी रिएक्शंस की इनडायरेक्ट फॉर्म में एंथैल्पी निकालने के लिए काम में लेते हैं। इनकी एंथैल्पी निकालने के लिए हम उन इक्वेशंस को अलजेब्रिक इक्वेशंस की तरह बिहेव करवाते हैं। उसका एक एग्जांपल लिया है कि हमें दिया हुआ था कि इथाइल अल्कोहल का कंबंसेशन जब हम कराते हैं तो एंथैल्पी इतनी मिलती है। उसके बाद CO2 की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है और H2O की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है, और हमें इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालनी है। उसके लिए हमें जो दी हुई एंथैल्पीज़ हैं उनके लिए हमें इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले मुझे कंबंसेशन एंथैल्पी दी हुई है इथाइल अल्कोहल की, इसके लिए मैं इथाइल अल्कोहल की कंबंसेशन रिएक्शन लिखूँगी। इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाते हैं तो CO2 बनता है और वाटर बनता है। इक्वेशन नंबर 1 दे दी, इसको बैलेंस कर लिया और इक्वेशन नंबर 1 दे दी। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है मुझे CO2 की फॉर्मेशन एनर्जी। CO2 कैसे बनती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 बना, भाई इसकी फॉर्मेशन एनर्जी दी हुई है, डेफिनेशन से हमें पता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। थर्ड हमें दिया हुआ है वाटर फॉर्मेशन एनर्जी, तो इसको हमने वाटर फॉर्मेशन एनर्जी के लिए वाटर फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी है। वो किससे बनती है, H2 + O2 से, क्या बना, वाटर बना। इस इक्वेशंस को नंबर हमने 3 दे दिया। उसके बाद जो हमें निकालना था वो इक्वेशन हमने लिखी, और हमें जो निकालनी थी वो क्या थी, फॉर्मेशन किससे, +O2 से। क्या बनाया था हमने, C2H5OH। इसको बैलेंस कर लिया था, ये इक्वेशन थी हमारी। इस इक्वेशंस का यूज़ करते हुए हमें इन 3 इक्वेशन से ये इक्वेशन लानी है। इस इक्वेशंस को लाने के लिए मैं ये देखती हूँ कि जो मेरे रिएक्टेंट साइड में है, यदि वो इन तीनों इक्वेशंस या जो मेरे को दी हुई इक्वेशंस है उनमें भी रिएक्टेंट साइड में होगा तो वो प्लस होगा, और यदि वो प्रोडक्ट साइड में है
तो वो माइनस होगा। जैसे मैं बात करूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मुझे इथाइल अल्कोहल जो दिया हुआ है वो रिएक्टेंट साइड में है, लेकिन जो मुझे निकालना है वो कौन सी साइड में था, प्रोडक्ट साइड में। इसलिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया था, माइनस किया था। अब हम बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन में मुझे जो कार्बन चाहिए था वो रिएक्टेंट साइड ही था, और इक्वेशन में भी कौन सी साइड था, रिएक्टेंट साइड ही था। लेकिन यहाँ एक कार्बन था और मुझे जो चाहिए थे वो 2 कार्बन, इसलिए मैं इस इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था। और क्या करूँगी मैं, इस इक्वेशंस का एडिशन करूँगी। इक्वेशन नंबर थर्ड में हम आगे बढ़े हम, और मुझे H2 कौन सी साइड चाहिए था, रिएक्टेंट साइड, और जो मेरी इक्वेशन थर्ड जो दी हुई थी वो भी कौन सी साइड था, रिएक्टेंट साइड। इसलिए इक्वेशन थर्ड क्या करूँगी मैं, प्लस करूँगी। लेकिन इसमें मुझे 3 H2 चाहिए थे और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 1 H2 ही है, इसलिए मैं इस इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। अब जो काम मैंने ये किए हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए। देखो पहले इक्वेशंस को मैंने सेकंड इक्वेशंस को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और लिखा। 2 क्या था, 2CO 2C प्लस 2O2 क्या बना, 2CO2, ये लिखा है मैंने। 2 से मल्टीप्लाई किया एज इट इज़, कुछ नहीं किया। थर्ड इक्वेशन भी मेरी प्लस में थी, भाई रिएक्टेंट साइड था इसलिए प्लस में थी, और किससे मल्टीप्लाई किया था मैंने इसको, 3 से। तो 3H2 प्लस 3/2O2 क्या बना, 3H2, ये बन गया। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशंस मुझे माइनस करनी थी, माइनस करके मैंने लिख दिया C2H5OH, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना था, केवल माइनस करना था। C2H5OH माइनस 3O2 क्या बना, 2CO2 प्लस 3H2 एज इट इज। अब ये माइनस करना है तो सब जगह माइनस के साइन आएंगे, यहाँ भी माइनस आया तो देखो 2CO2 से ये 2CO2 कैंसिल आउट, इस 2CO2 से ये 2CO2 कैंसिल आउट, इस 3H2O से ये 3H2O कैंसिल आउट। अब देखो इधर की साइड चलते हैं हम, ये तो यहाँ हो गया, अब इधर चलते हैं। 2C प्लस 3H2O लिख दिया मैंने, 2C प्लस 3H2O। अब देखो ऑक्सीजन देखते हैं अपन, कितने ऑक्सीजन है, 2, 3/2 प्लस के हैं तो ये क्या बने, 7/2 बन गए, और उसमें से यदि 3O2 गया तो अपने पास 1/2O2 बनेगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया। अब आओ, अब क्या बचा, केवल और केवल C2H5OH। अब इसके आगे माइनस है, मीन्स ये माइनस का है तो ये किस साइड चला जाएगा, प्रोडक्ट साइड। ये हमारी जो इक्वेशंस हमें चाहिए थी वो इक्वेशन बन गई। तो जो काम हमने इनकी इक्वेशंस के साथ में किया था वही काम हम इनकी एंथैल्पी चेंज के साथ में करेंगे। तो पहली इक्वेशंस में एंथैल्पी माइनस करनी है, चाहे उसके आगे पहले से भी माइनस था, लेकिन हमें तो जो काम करना है वो एज इट इज़ यूज़ करना है, तो माइनस डेल CH। उसके बाद दूसरी इक्वेशंस को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2 से मल्टीप्लाई किया और एडिशन करना था, 2 एडिशन का साइन लगाया, 2 इंटू डेल FH। उसके बाद थर्ड इक्वेशंस की एंथैल्पी को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था और एडिशन करना था, वो ही लिखा है। उसके बाद इनकी वैल्यूज़ पुट कर देना और आंसर आ जाएगा आप लोगों का। तो हेज़ लॉ की एप्लीकेशंस भी कंप्लीट हो गई और हेज़ लॉ भी हो गया। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने 2 लॉ पढ़े थे, लेप्लासे लॉ और हेज़ लॉ। लेप्लासे लॉ ये कहता है कि कोई भी रिएक्शंस यदि फॉरवर्ड डायरेक्शंस में एनर्जी अब्जॉर्ब कर रही है तो बैकवर्ड डायरेक्शंस में उतनी ही एनर्जी एमिट करेगी। मीन्स यदि कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। उसके बाद हमने दूसरा लॉ पढ़ा, हेज़ लॉ। हेज़ लॉ ये कहता है कि कोई भी रिएक्शंस या केमिकल चेंज यदि एक से ज़्यादा पाथ से संभव हो सकते हैं तो हर एक पाथ में जो एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इस लॉ का यूज़ हम
उन रिएक्शंस के लिए करते हैं जिनकी हमें डायरेक्ट एंथैल्पी नहीं पता होती। ये इसका एप्लीकेशन है। इनके एंथैल्पीज निकालने के लिए हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं, या कहें कि ये इक्वेशंस उसी तरीके से बिहेव करती हैं जैसे अलजेब्रिक इक्वेशंस बिहेव करती थी। इनको सोल्व करने के लिए हम इसको प्लस माइनस या कुछ भी कर सकते हैं, इनमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इन सब अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करवाते हुए, और जो काम इन इक्वेशंस के साथ में करते हैं वही काम हम इनकी एंथैल्पीज के साथ करते हैं, और टोटल एंथैल्पी चेंज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब लास्ट टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी। किसी भी 1 मोल सब्सटेंस के किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर एनर्जी ही क्या कहलाती है? बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल सब्सटेंस के किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर एंथैल्पी है वो क्या कहलाती है? बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। क्या है? 1 मोल सब्सटेंस के किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर एनर्जी है वो क्या कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। ये जो बॉन्ड एनर्जी है, ये जैसे जैसे बॉन्ड नंबर बढ़ते जाते हैं, या कहें कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए तो इस बॉन्ड को तोड़ने की डायरेक्ट एनर्जी हमें मिल जाती है, लेकिन यदि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो इनकी बॉन्ड एनर्जी, और एक जैसे ही बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट है तो इनकी बॉन्ड एनर्जी जो निकालते हैं वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाली जाती है। मीन्स जैसे वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर 2 OH ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 2 OH ग्रुप। एक बार ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी मान लो A थी या डेल HA थी, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी थी, चेंज था, वो HB था। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे OH की, तो OH की बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो होगी डेल HA प्लस डेल HB, और इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से। मीन्स एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी काम में लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पहली बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी और उसके बाद दूसरी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। ये तो थी बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या है? जब किसी भी 1 मोल सब्सटेंस के किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो क्या कहलाती है? बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। इस बॉन्ड एनर्जी की क्या क्या यूज़ हैं या एप्लीकेशन क्या है? इस बॉन्ड एनर्जी की एप्लीकेशन जो है, इस बॉन्ड एनर्जी का यूज़ करके हम किसी की फॉर्मेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, किसी रिएक्शन की एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें पहले हीट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम बात करें CH4 प्लस Cl2, ये रिएक्शन है और इससे बना है CH3Cl प्लस में HCl। इस रिएक्शंस की हमें हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें इनकी बॉन्ड एंथैल्पीज का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। हमें पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे एक CH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से क्या होगा, एक Cl बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक HCl बॉन्ड बन रहा है और एक HCl बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी देते हैं और बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और यहाँ एनर्जी रिलीज होती है।
तो अब यदि इस रिएक्शंस की हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें डेल एच, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी है, मैं इस बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी को डेल एच सी एच से डिनोट करूँगी। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी को डेल एच सी एल से डिनोट करूँगी। इस बॉन्ड के फॉर्मेशन एनर्जी को डेल एच सी एल से डिनोट करूँगी और यहाँ पे डेल एच सी एल से डिनोट करूँगी। तो क्या होगा, इस रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? इतनी एनर्जी हमने दी है, इन दोनों का टोटल करेंगे और इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। भाई इतनी एनर्जी हमने इनको दी है बॉन्ड तोड़ने के लिए और इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। तो हमने कितनी एनर्जी दी? इस एनर्जी में से यदि मैं ये एनर्जी लेस कर दूंगी तो मेरी क्या आ जाएगी? हीट ऑफ रिएक्शन। दोबारा सुन लो, इतनी एनर्जी तो हमने इसको दी है और जो हीट रिलीज हो रही है या ये बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उनमें इतनी एनर्जी हमें वापस रिलीज हो गई। तो हमने उसको कितनी एनर्जी दी? ये माइनस ये, तो क्या होगा? डेल एच सी एच प्लस में डेल एच सी एल माइनस क्या होगा? डेल एच सी एल प्लस डेल एच सी एल। इन दोनों को जोड़ के एनर्जी और इन दोनों को मीन्स जितनी अब्जॉर्ब्ड एनर्जी है उसमें से यदि मैं रिलीज्ड एनर्जी घटा दूंगी तो मेरी क्या आ जाएगी? हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। दूसरा, इसका यूज हम फॉर्मेशन एनर्जी के लिए भी कर सकते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी का, जैसे हम बात करें बेंजीन की, बेंजीन किससे फॉर्म होती है? कार्बन प्लस H2 से। किससे फॉर्म होती है? कार्बन प्लस H2 से। यदि हमें HH बॉन्ड ब्रेक और बनेगी क्या? C6H6 मिस इसमें 3 CH बॉन्ड बनेंगे, 3 CC बॉन्ड बनेंगे और 3 ही C डबल बॉन्ड C बनेंगे। यदि मुझे इनकी बॉन्ड एनर्जी पता हो, इसकी बॉन्ड एनर्जी पता हो और एटोमाइजेशंस कार्बन का परमाणुीकरण की एनर्जी पता हो या इस कार्बन को गैस फॉर्म में लाने की, सॉलिड से कौन सी फॉर्म में ला रहे हैं? गैस फॉर्म में, ये एनर्जी पता हो तो मैं इस बेंजीन की फॉर्मेशन एनर्जी निकाल सकती हूँ। कैसे? ये एनर्जी फॉर्म हो रही है मीन्स इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी? 3 डेल एच सी एच प्लस 3 डेल एच सी सी प्लस में 3 डेल 6 CH बॉन्ड बनते हैं बेंजीन में। बेंजीन में देखो, बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? सी यही होती है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, एक H H H H। तो इसमें देखो क्या क्या है? 6 तो CH बॉन्ड है, 3 C डबल बॉन्ड C है और 3 ही C सिंगल बॉन्ड C है। यदि हमें इनकी एनर्जी पता होती है तो इनका टोटल निकाल लेते हैं हम। इनका टोटल ये हुआ, इतनी एनर्जी तो यहाँ से क्या हो गई? रिलीज, क्योंकि यहाँ क्या हो रहे हैं? बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज। अब हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है? कितने H2 तोड़े हमने? कितने काम में आ रहे? 6 तो 3, तो कितनी? 3 डेल HH। ये एनर्जी प्लस में कितने कार्बन? 6, तो इनकी 6 डेल H गैस फॉर्म में।
काम में ली जाती है। डेल एच एटोमाइजेशन या सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं इसको, वो एनर्जी। इतनी एनर्जी हम इसको दे रहे हैं और इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इस बेंजीन के फॉर्मेशन एनर्जी क्या होगी? डेल एफ एच। किसकी? बेंजीन की। ये एनर्जी हमने दी और ये एनर्जी रिलीज हुई, क्या हुआ? हमारे द्वारा दी गई एनर्जी माइनस रिलीज एनर्जी क्या कहलाएगी? बेंजीन की फॉर्मेशन एनर्जी। कितनी दी है? 6 डेल एच प्लस 3 डेल एच 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 माइनस क्या होगा? 6 डेल एच सी एच प्लस 3 डेल एच सी सी प्लस 3 डेल एच सी डबल बॉन्ड सी। यदि हमें इनकी एनर्जी आप लोगों की बुक में दी हुई है वो आप देख लेना, वहाँ पे ये पुट करनी है और डेल एच एफ फाइंड आउट करना है। तीसरा यूज़, हम इसका यूज़ ये तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। यदि हमें इस बेंजीन फॉर्मेशंस की लेबोरेटरी वैल्यू पता हो या इसको बनाने के लिए जो प्रैक्टिकली वैल्यू हमें पता हो, ये तो हमारी क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यू है। यदि हमें प्रैक्टिकली वैल्यू पता हो लेबोरेटरी वैल्यू, इसकी फॉर्मेशन वैल्यू पता हो, डेल एफ एच लेबोरेटरी वैल्यू या प्रैक्टिकल वैल्यू, और ये क्या है आपकी? कैलकुलेटेड वैल्यू। तो रिजोनेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? रिजोनेंस एनर्जी। तो अगला यूज़ क्या है कि हम रिजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए भी बॉन्ड एनर्जी को यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? हमें कैलकुलेटेड वैल्यू तो हम इन बॉन्ड एंथैल्पीज़ की सहायता से निकाल लेते हैं, और जो प्रैक्टिकली है वो तो हम प्रैक्टिकल करके पता कर लेते हैं कि इनकी एंथैल्पी में कितना चेंजेस आया, वो एंथैल्पी पता होती है। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है? रिजोनेंस एंथैल्पी कहलाती है या रिजोनेंस एनर्जी कहलाती है। तो हम बॉन्ड एंथैल्पी का यूज़ क्या क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए निकाल लेते हैं, दूसरा फॉर्मेशन हीट निकालने के लिए काम में ली जाती है, और तीसरा इनकी रिजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए काम में ली जाती है। आज हम लोगों ने लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा था, जिसमें हमने 2 लॉ पढ़े थे, लेप्लासे लॉ और हेज लॉ। उसके बाद हमने जो पढ़ा है वो बॉन्ड एनर्जी पढ़ा। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन है किसी भी 1 मोल सब्सटेंस के किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर हीट है वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। एक ही बात है। बॉन्ड एनर्जी को निकालने के लिए हम बॉन्ड एनर्जी, यदि एक जैसे उस सब्सटेंस में एक जैसे बहुत सारे बॉन्ड हैं, तो उन सब बॉन्ड की जो एनर्जी है वो उसमें एवरेज फॉर्म में या मीन फॉर्म में निकाली जाती है, और उसके लिए हम अलग अलग बॉन्ड तोड़ते हैं। जैसे वाटर की बात करें हम, तो वाटर में 2 OH बॉन्ड हैं। इस OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी और इस OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो तो इन दोनों को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं या इनका मीन निकाल लेते हैं। वो इनकी क्या कहलाती है? बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। उसके बाद इस बॉन्ड एनर्जी का यूज़ हमने किसी भी रिएक्शन की हीट निकालने के लिए काम में लिया जाता है, दूसरा फॉर्मेशन हीट निकालने के लिए काम में लिया जाता है, तीसरा रिजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए काम में लिया जाता है। ये आज आप लोगों की यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। इस यूनिट में यदि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में बताइए, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस मिल सके, और आप अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।